आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। झारखंड विधानसभा समितियों की पहली बैठक संपन्न, सभापतियों को दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। रांची में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का 1 से 3 मई तक होगा आयोजन। स्थानीय कला और उत्पादों को मिलेगा मंच, बोले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। एलपीजी की किल्लत को देखते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने की बैठक। अब खास मौके पर डीएसओ को आवेदन देकर ले सकते हैं गैस सिलेंडर। धनबाद में ट्रैफिक नियमों पर हुई सख्ती। अब बाइक पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट हुआ कंपलसरी। नन्ही ज्वेलर्स लूटकांड का हजारीबाग पुलिस ने किया खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। और आगाज करेंगे झारखंड की अहम खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा के नवगठित सभी समितियों के सभापति के साथ बैठक की है। बैठक में अध्यक्ष ने सभी सभापतियों को बधाई दी। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल रहीं। और इस दौरान अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने समिति व्यवस्था के कामों के संबंध में और अधिक सुधार लाने पर विस्तार चर्चा की है। इस मौके पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में विधानसभा समितियों की भूमिका बहुत निर्णायक होती है। और स्पीकर ने कहा है कि इन समितियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर कार्य करते हैं। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि रांची में 1 से 3 मई तक सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय कलाकारों और दीदी समूह के उत्पादों को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें बेहतर पहचान और बाजार मिल सके। हम सब के बीच में जो ऐसे हम सबके एसेट खोलेंगे, अजय मलकानी जी जो कला के क्षेत्र में झारखंड का नाम रोशन कर रहे, और आज आदरणीय मुकुंद नायक जी के और मधु मंसूरी जी के आशीर्वाद से सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एवं स्वदेशी मेला, ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव जो लगातार हम कह सकते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं, प्रोफेशनल नहीं, जो स्कूल के बच्चे जो कला के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहे, उनको मंच देना और उनको राष्ट्रीय पटल पर एक मौका देना। पिछली बार जब सांस्कृतिक महोत्सव किए थे तो सैकड़ों बच्चों को राष्ट्रीय पटल पर मौका मिला और वे आज कला के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए कि वो उनका फ्यूचर हो गया। तो सांस्कृतिक महोत्सव में लगभग 50 स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे जुड़ने वाले हैं। और झारखंड सरकार ने शादी और श्रद्धा कर्म जैसे विशेष आयोजनों के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आदेश और आमंत्रण पत्र के साथ आवेदन देना होगा। सरकार ऐसे मौकों पर अधिकतम 3 सिलेंडर देगी। एलपीजी किल्लत को लेकर रांची में खाद्य आपूर्ति विभाग की आपात बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने की। उन्होंने गैस कंपनियों को सख्त निर्देश दिए कि 10 दिनों में बैकलॉग खत्म कर घर घर सिलेंडर पहुंचाया जाए। सभी जिलों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। और मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए भी बताया है कि अब राज्य में गैस की किल्लत कम करने को लेकर गैस कंपनियों को निर्देश दे दिया गया है। और झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा का दौरा किया और उन्होंने प्रस्तावित रजरप्पा मंदिर परिसर पूर्ण विकास परियोजना का निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस परियोजना का लक्ष्य रजरप्पा के प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाना और उसे वैश्विक पहचान दिलाना है। साथ ही अधिकारियों ने काम की प्रगति और आगे की योजना पर चर्चा भी की है।
रजरप्पा एक यहाँ माँ छिन्नमस्तिका का टेम्पल है, जिसको लेकर काफी श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में सालों भर लोग आते रहते हैं। इसका विकास कैसे हो, घाटों की स्थिति बड़ी बेतरतीब है, कई भवनें बड़ी जर्जर स्थिति में है, कई जगहों के ऊपर जो है कुछ और ज्यादा आधारभूत संरचना की जरूरत है। इन सबको लेकर एक समेकित योजना जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसको कहते हैं, वो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से, और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में एक बेहतर वातावरण जो है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आ सके, और ऑब्वियसली इससे जो इकोसिस्टम क्रिएट होगा, इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जब भी किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का या किसी ऐसे धार्मिक केंद्रों का विकास होता है, तो जितने स्थानीय लोग हैं उसका लाभ उनको मिलता है। तो सरकार की दृढ़ इच्छा यही है कि इसको बहुत ही अच्छे स्तर पे इसको विकसित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल हो, ज्यादा लोग आए, जो श्रद्धालु आए उनको कोई दिक्कत नहीं हो, ना तो रिचुअल्स परफॉर्म करने में, ना ही पूजा पद्धति में, और बिना उसको छेड़े हुए हम कैसे इसको बहुत ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डेस्टिनेशन में तब्दील कर सके, उसका एक समेकित प्लान। निश्चित तौर से ये एक साल में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट हम फेज आउट करके इसको बनाने की योजना है। धनबाद में पुलिस ने यातायात नियमों को लेकर अभियान तेज किया है और रणधीर वर्मा चौक पर ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में कई वाहनों के चालान काटे गए। डीएसपी ने कहा कि बाइक पर पीछे बैठने वाले भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा, नहीं तो कार्रवाई सख्त होगी। हाँ, लोग सिंगल राइडर माने एक आदमी जो अगला चलाने वाला है, वो हेलमेट पहनने वाले की संख्या जो 50-60 हुआ करता था परसेंटेज में, वो आज 95% एंड एबव है। तो हमारे लिए तो वही सफलता है। वो हम लोग ये अभी जो अभियान चल रहा है, हम चाहते हैं कि जो सेकंड राइडर हो, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार आप लोग के माध्यम से अवेयर भी कर रहे हैं कि सेकंड राइडर भी हेलमेट पहने, ताकि कोई दुर्घटना हो तो वो जख्मी नहीं हो, वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो, उनका जान नहीं जाए। और उसके अलावा कई चीजों पे है, जैसे काला शीशा हो गया, फैंसी नंबर हो गया, सीट बेल्ट का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे बिंदुओं पे हम लोग दिखवा रहे हैं। और जो जिनमें ये पाया जाता है कि वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हजारीबाग पुलिस ने बड़का गांव थाना क्षेत्र में नन्दी ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 3 अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने हेतु बड़का गांव में आ रहे हैं। इसी क्रम में एक टीम गठित की गई, जिसमें बड़का गांव थाना प्रभारी थे, सब इंस्पेक्टर थे एवं सशस्त्र बल थे। इनके द्वारा कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके निशानदेही पर अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो नन्नी ज्वेलर्स है, उसमें जो लूट की घटना कारित की गई है, इनके द्वारा ही की गई थी, जिसमें घटना कारित करने में 3 लोग शामिल थे। और यहाँ एक लोकल लड़का जो संदीप था, वो रेकी किया था और पूरी घटना के बारे में उनको इनपुट दिया था। साथ में जो ज्वेलर की लूट हुई थी, उस ज्वेलरी को बेचने में जिस दुकान में बेचा गया था और उसमें जो मेडिएटर की भूमिका निभाए थे और जिस गाड़ी को इन लोगों ने यूज किया था, उनके मालिक को भी आज हम लोग विधिवत गिरफ्तार किए हैं, न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं। खबर बिहार से है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शपथ लेने के बाद राज्यसभा सांसद बन गए। आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में परिसर में उन्हें शपथ दिलाई। अब सीएम नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं इस पर मंथन के लिए दिल्ली में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। मैं नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन, सर, प्रणाम सर।
और बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उनके बेटे निशांत कुमार को राज्य का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टरों के सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इस पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है नीतीश कुमार के जाने के बाद, वहीं जेडीयू के जो तमाम कार्यकर्ता है वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है वो मुख्यमंत्री पद पर आए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और बरेली के काला इमामबाड़े में सालाना मजलिस का आयोजन हुआ। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही दिल्ली से शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद मौलाना समर हैदर आबिदी की घर बैठक हुई। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भी मौजूद रहे। सभी ने मुस्लिम समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा और विचार साझा किए। ईरान, इजराइल और अमेरिका तनाव के बीच 15 दिन के सीजफायर के बावजूद विदेशों में फंसे भारतीयों की चिंता बनी हुई है। दरअसल मुजफ्फरनगर का बेटा वैभव पिछले 1 महीने से ईरान के खुर्रम शहर में जहाज पर फंसा है, जहां वो मर्चेंट नेवी के तौर पर कार्यरत है और दिसंबर 2025 में काम से वहां गया था। उसके साथ 8 भारतीय भी मौजूद हैं। देर शाम उसकी मां और बहन याचना लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मिलकर मदद मांगने पहुंचे। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उनके भाई को सुरक्षित वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इस मामले में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि वे भारतीय दूतावास और संबंधित अधिकारियों के संपर्क कर युवक की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अभी एक बेटी हमारी बालिका याचना हमारे पास आई है अपनी माँ के साथ, और उसने बताया कि उनका भाई वैभव वो ईरान के अंदर शिप पर रहे और उस शिप का कोई कांटेक्ट होगा वो नष्ट भी हो गया, जिसके कारण से इससे थोड़ा मुश्किल में है और उसकी कोई मदद किया है। उनका भैया वापस आना चाहिए। तो अभी जिलाधिकारी को हमने फ़ोन किया है और जो दिल्ली में उच्चायोग है उसको भी हम बातचीत करने की कोशिश करें, जो अभी आई है थोड़ी देर पहले, और तत्काल प्रभाव से जो भी उसकी मदद होगी हम करेंगे। उनका भाई, उसका कहना ही है, मुझको जानकारी नहीं है, उस बालिका का कहना ये है कि और भी काफ़ी सारे लोग जो हिंदुस्तान के हैं वहाँ पर हैं। तो हम निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय में हम बात करेंगे, उच्चायोग में हम बात करेंगे। जिलाधिकारी को हमने कहा है कि जो भी हो, जिस प्रकार से भी हो, चाहे एक बच्चा हो चाहे अन्य लोग हो, उन सबकी मदद करने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। मेरे भाई मर्चेंट नेवी में ईरान पर है, अभी ईरान के शहर में है, क्योंकि अब उनकी मर्चेंट नेवी में जॉब है ना, तो वहाँ पे अपनी सेलिंग पे गए हुए हैं। कब से गए हुए? दिसंबर से। तो दिसंबर 2025 से गए हुए हैं। लास्ट बात कब बात हुई? अभी हमारी 1-2 दिन पहले बस। क्या बात हुई? कि भाई बस उसकी हम हालचाल वगैरह ज़्यादा पूछ पाता है, क्योंकि उसमें कॉलिंग का थोड़ा सिस्टम होता है। बस अभी हमारी एम्बेसी से उसकी जो बात हुई थी बस वो हो पाई थी कि वो जैसे करा हुआ है उन्होंने अरेंजमेंट, पहले अर्मेनिया बाई रोड, फिर उसके बाद अपना वीज़ा वगैरह, उसके बाद यहाँ तक इंडिया तक आने का। तो फिलहाल कहाँ पर फंसे हुए हैं? वे अभी ईरान में ही हैं, अपनी शिप पर ही है, खुर्रम पोर्ट पर, खुर्रम शहर से कहते हैं। तो क्या बताया उन्होंने, क्या क्यों फंसे हुए, क्या वजह है? अभी बस वहाँ पे वॉर का भी सीज़ फायर है, तो 15 डेज़ मिले हैं वापस आने के लिए, तो इसी वजह से बस हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाए बस। उनके साथ और कितने लोग? हाँ जी, उसके साथ मैक्सिमम 250 से 300 लोग हैं। तो एक ही शिप पे? नहीं, वहाँ पे जितने भी मतलब ईरान के मतलब नॉर्मल ही बता रहे हैं। उसकी शिप पर भी है जो 5-6 बॉयज़ है, मतलब कि 5-6 भाई की 7 की एज के हैं। झांसी में फर्जी दस्तावेज बनाकर जीएसटी का लाभ लेने वाले जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वीरेंद्र कुमार ने फर्जी फॉर्म बनाकर सरकार को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। जांच में सामने आया कि उसने दूसरे लोगों के नाम पर सिम लेकर ठगी को भी अंजाम दिया। पुलिस ने उसके पास से 2 लैपटॉप और 39 मोबाइल बरामद किए हैं और मामले में अन्य आरोपी भी शामिल है, जिनकी तलाश जारी है। इसमें ये तथ्य सामने आए थे कि कुछ अपराधियों द्वारा फेक फंड बनाकर और बोगस व्यापार दिखाकर जो आईटीसी है उसको गलत तरीके से प्राप्त किया जा रहा था। आज 9/4/2026 को हमने इसके मुख्य अपराधी वीरेंद्र कुमार निवासी रोहिणी दिल्ली को हमने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। इसका मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार है कि ये जो लोग नशा करते हैं उनसे ये बहला फुसलाकर उनको 300 रुपये 400 रुपये देकर उनसे सिम कार्ड ले लिया करता था और इस सिम कार्ड को ये करीब ऐसे 300 व्यक्तियों से इसने सिम कार्ड लिए थे और करीब 70 से 80 फेक फॉर्म्स बनाए थे
जिसमें इसने 70-80 करोड़ का व्यापार किया है और जो मुकदमा जो हमसे रिलेटेड है उसमें करीब 5 करोड़ का गलत व्यापार दिखाकर 1 करोड़ की आईटीसी का लाभ प्राप्त किया गया है। इसके पास से जो बरामदगी है वो 2 लैपटॉप, 39 सिम कार्ड और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। जिला कासगंज के थाना सिकंदरपुर नरदोली गांव के पास से एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग रिश्तेदार से लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर एसडीएम प्रदीप कुमार विमल और सीओ संदीप वर्मा पहुंचे और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। देखिए, आज एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें थाना सिकंदरपुर वैश्य के ग्राम बहोरा के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई, तत्काल स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने घायलों को तत्काल ही प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। इस दुखद घटना में आकस्मिक तौर पर 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। तीनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। ये जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे और ये लोग अंतिम संस्कार कर अपने एक परिजन का अंतिम संस्कार करके अपने घर को लौट रहे थे। मौके पर कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जो घायल हैं उनकी भी स्थिति सही बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के समसौ गांव में आज एक स्कूल वैन में आग लग गई। आशीष इंग्लिश एकेडमी के बच्चों को ले जा रहे वैन में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक धुआं उठा और आग भड़क गई। वैन में सवार बच्चे घबरा गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी बच्चों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। इस हादसे में 5 बच्चे और चालक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज सुबह पुरकाजी थाने को एक सूचना प्राप्त हुई कि स्कूल जा रहे बच्चों की एक गाड़ी में आग लग गई है। इस संबंध में तत्काल थानाध्यक्ष पुरकाजी में पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि सुबह लगभग 8:15 बजे आशीष इंग्लिश स्कूल में ले जा रहे बच्चों के ओमनी वैन में अचानक से आग लग गई थी। जब इस समसू गाँव में पहुँची थी, तत्काल ग्रामीणों की मदद से आग पे काबू पा लिया गया था और बच्चों को और उसमें टीचर जो गाड़ी को चला रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया और इसमें 4 बच्चों को बर्न इंजरी थी और एक अध्यापक जो गाड़ी को चला रहे थे अमित, उनको भी बर्न इंजरी थी। इन सबको उपचार के लिए उत्तराखंड के एक अस्पताल में इनके परिजनों द्वारा और स्कूल प्रबंधन द्वारा ले जाया गया है और डॉक्टर से बात हुई मेरी और जो लोग घायल हैं उनसे भी मेरी बात हुई। सबकी हालत एकदम सामान्य है और शेष अन्य बच्चे जो वैन में सवार थे वो भी एकदम पूरी तरह से सुरक्षित और कुशल हैं। इस संबंध में जो प्राथमिक तौर पर पता चला, ज्ञात हुआ है कि आग प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लगने से लगी थी, अचानक से लगी थी, लेकिन फिर भी गहनता से जांच संबंधित विभागों द्वारा कराया जा रहा है और वैन को पुलिस कब्जे में तत्काल ले लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही पुरकाजी पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और बिजनौर के नाटौर में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बैंक्वेट हॉल में निकाह के दौरान दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे हंगामा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव शुरू हो गया। नूरपुर निवासी दूल्हे शुएब की बारात नाटौर के नाज बैंक्वेट हॉल में आई थी। दुल्हन के इनकार के बाद विवाद बढ़ गया और दूल्हे की कार के शीशे तक फोड़ दिए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। और झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने महोबा अमृत भारत रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। उन्होंने यात्री सुविधाओं, पेयजल, साफ सफाई, सुरक्षा और सिग्नल व्यवस्था की जांच की और उन्होंने वाटर कूलर, शौचालय, वीआईपी रूम और प्लेटफॉर्म का भी जायजा लिया है। डीआरएम ने पानी की बोतल 14 रुपये में ही बेचने और अधिक दाम लेने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। भारत सरकार द्वारा जो है अमृत भारत स्टेशन के रूप में चिन्हित स्टेशन है और उस लिहाज से यहाँ की प्रायोरिटी काफी ऊंची है। जो पिछला इंस्पेक्शन हुआ था उसके बाद उस इंस्पेक्शन में जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें कहाँ तक कार्रवाई हुई है, कहाँ तक प्रगति हुई है, उस सब का आज पूरा हमने मुआयना किया है। इसकी बाकायदा रिपोर्ट बनाई जाएगी। दूसरे
रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है यात्री सुविधा, और आने वाले समय में आप देखें जो गर्मियों का मौसम आने वाला है, यहाँ टेम्परेचर 45-48 कुछ भी जा सकता है। तो हमने पानी की व्यवस्था देखी, वाटर कूलर, पंखे, साफ सफाई, ये विशेष रूप से आज जांच किया गया है। स्टेशन के ऊपर एक पानी की टॉटी चेक की गई और अभी हम उसमें थोड़ा और इजाफा भी करने जा रहे हैं, तो आज हमने सर्वे किया है। तो इस लिहाज से जो है स्टेशन का जो हमने यात्री सुविधा के हिसाब से जो है आज एक गहन मुआयना किया। सर क्या कमियां पाएंगे? बाईपास बनना था, 2025 तक काम उसका पूरा होना था, सर क्या प्रगति है सरकार? खैरार की जो कॉर्ड लाइन है वो 16 किलोमीटर की एक कॉर्ड लाइन है, और उसमें एक जो मेन चीज है वो है ब्रिज। वो एक बड़ा ब्रिज है, बड़ा पुल है, उसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन इस साल हम उसको कमीशन कर देंगे। सर 2017 में सर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 यहाँ पास हो गए थे, अभी तक बने नहीं है, कारण रुका हुआ है। ये काम अब जो यहाँ पे डबलिंग आ रही है, जिसमें गुड शेड भी आएगा, प्लेटफॉर्म भी आएंगे और एडिशनल लाइन आएंगे, उसका हिस्सा है। उसमें भी जो है कार्रवाई उस तरफ से आ रही है, डबलिंग जैसे ही होगी पूरा कार्य। सर अच्छा कमियां क्या पाई गई, क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा? कमियों में कुछ तो देखिए लापरवाही, कुछ ऐसा है कि प्लानिंग ठीक नहीं है। जैसे जहाँ पे जनरल क्लास के कोच आते हैं, पानी का बूथ वहाँ होना बहुत जरूरी है। वो इंसान अगर उतरेगा और 48 डिग्री टेम्परेचर में कहाँ भाग के जाएगा? तो आज हमने ये सब चीजें जो है एक बार डिटेल में जो है चेक करके वो दिशा निर्देश दे दिए हैं। कोशिश यह है कि अप्रैल के महीने में ये सारी कमियां पूरी हो। रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के 0 पॉइंट पर एक बाइक स्पेयर स्पोर्ट्स की दुकान और जिम में भीषण आग लग गई। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे से आग बुझाने का प्रयास कर रही है और किसी की हाथाहाथ होने की सूचना फिलहाल नहीं है। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, अब नुकसान की तो हम बता नहीं सकते लगभग कितना नुकसान होगा, वो बाद में आकलन करने के बाद ही इस चीज को हम मुख्य रूप से देखेंगे। मोटरसाइकिल के पार्ट्स इसमें नीचे रखे थे बेसमेंट में, तो जैसे ही हमें मौके पे पता चला हमने तुरंत अपनी गाड़ी को रवाना किया गया। लगभग 5 से 6 गाड़ी आग बुझाने के लिए लगी थी। अपने सभी कर्मचारी जो फायरमैन थे उनके साथ मिलकर सीएफओ साहब की मौजूदगी में हमने आग को पूर्ण से बुझा लिया। लगभग 1 से 1.5 घंटे से हम आग बुझा रहे हैं। और पटना के एम्स अस्पताल में सांसद पप्पू यादव ने रेप पीड़ित और उसके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार का हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सांसद ने पीड़िता के इलाज के लिए तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है और अस्पताल प्रशासन से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने पुलिस से मामले में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। कौन लोग चाचा दूसरे के हवाले कर दिया? किसके? और कौन नहीं पकड़ा है? नाम तो नहीं पता है, उनको पता नहीं नाम। थाना प्रभारी को तो नहीं पता है। दो जिसके पास पकड़ा ओकरा से मार पीट के पूछताछ करवाइए, वही मिलेगा। एक मिनट तुम राजेश से पूछो, मेरे पास लेडीज है थाने का। कौन है? बुलाओ, आइए जल्दी आइए। तो कॉन्फ्रेंस में जो थाना प्रभारी क्या करते हैं? तीन आदमी था जहाँ से रोड कटता है ना। दूसरा पकड़ाया है बेटा के पकड़ाने है, बता रहा है कि 2 दुनिया।
और सिवान के सिविल कोर्ट परिसर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये धमकी ईमेल के जरिए प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार की आधिकारिक मेल आईडी पर भेजी गई है, जिसमें सुबह 11:30 बजे विस्फोट की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया और पूरा परिसर खाली कराकर सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। फायर ब्रिगेड और डॉग स्क्वाड ने जांच की। कई घंटों की तलाशी के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि मामले की साइबर जांच की जा रही है ताकि धमकी देने वाले की व्यक्ति की पहचान की जा सके। नालंदा में बस किराया विवाद को लेकर बदमाशों ने निजी बस के ड्राइवर और कंडक्टर की पिटाई कर दी। उन्हें बस से घसीटकर बाहर निकाला गया और चलती बस में ही मारपीट की गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने बाद में लाठी डंडों से हमला कर 20 से 25 हजार रुपए और जेवर भी लूट लिए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक मामले की जानकारी नहीं मिली, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और मुसफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।